बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 83 मुलाहिज़ा फरमाएँ। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। कड़ाके की सर्दी तो रुखसत हो चुकी थी, ताहम रात के वक्त अब भी हल्की खुनकी महसूस होती थी। इस खुनकी की एक वजह गालिबन तेज़ हवा भी थी। शानी एक पुलिस जीप में सवार थी। इस जीप में शानी के साथ जो पुलिस ऑफिसर सवार था वो पूरे मुल्क में दहशत की अलामत समझा जाता था। बदमाश और शरीफ दोनों ही उसके नाम से खौफ खाते थे। यूं लगता था कि ये शख्स अरसे से अपनी जेब में कत्ल करने का लाइसेंस डाले फिरता है। इसे यूं ही हिटलर का खिताब नहीं दिया गया था। इस जीप में शानी और रियाज हिटलर के अलावा 2 अफराद और भी मौजूद थे। एक सरदार दराज, दूसरा आरफ कंबुआ का करीबी दोस्त बिलावल आवान। शानी की सुआबदीद पर होता तो बिलावल की बजाय आरफ को ही अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन आरफ का आना मुश्किल था। चंद दिन पहले गांव से बाहर मैदान में जो खूनी लड़ाई हुई थी उसने बहुत से मसाइल पैदा कर दिए थे। उन मसाइल से निमटना अकेले चौधरी नवाब के बस का रोग नहीं था। इसके अलावा आरफ को तकरीबन रोज़ ही थाने में जाना पड़ रहा था। जमशेद के अलावा भी इसके कमोबेश 6 साथी फौजदारी मुकदमे में फंस गए थे। उनमें से एक गुजरांवाला के हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा था, जिसकी देखभाल भी आरफ के जिम्मे थी। सरदार दराज बखुशी शानी के साथ चलने पर राजी हो गया था। उसका सीना एक दीवार की तरह था और ये दीवार शानी के साथ ताउन करने के लिए और भी ऊंची और वसी हो गई थी। सरदार दराज को अपने साथ लाने से शानी का एक मकसद ये भी था कि मोहतमों पर से पुलिस का दबाव कम हो जाए। इसके अलावा इस अमल से मोहतमों और नारपुरियों की बाहमी दुश्मनी पर भी पानी के कुछ छींटे पड़ सकते थे। ये दुश्मनी कटोली गांव के बेले वाले वाक़े के बाद एकदम चमक उठी थी। सरदार दराज और आरफ कंबुआ शानी और रुस्तम को मौत के घेरे से निकालने के लिए मुश्ताइल नारपुरियों से भिड़ गए थे। वो अपने मकसद में कामयाब रहे थे और नारपुरी मुंह तकते रह गए थे। ये बहुत बड़ी चोट थी चौधरी शाम और उसके साथियों के लिए। जिस जीप पर वो सवार थे वो एक लैंड रोवर थी। ये गाड़ियां ताकत और सख्त जानी में अपनी मिसाल आप होती हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर इनसे बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। जीप के अंदर काफ़ी गुंजाइश थी। डिप्टी रियाज अगली निशिस्त पर ड्राइवर के बराबर बैठा हुआ था। ड्राइवर एक लाहौरी ASI था। पिछली निशिस्त पर शानी थी। इसका सरापा एक गहरे नीले रंग की चादर में छुपा था। इसने चेहरा भी चादर के पल्लू में छुपा रखा था। सिर्फ आंखें और पेशानी का ज़ेरी हिस्सा नजर आता था। पिछली निशिस्तों पर सरदार दराज और बिलावल आवान मौजूद थे। गाए बगाए दोनों धीमे लहजे में आपस में बातें भी करने लगते थे। बिलावल शलवार कमीज में था। उसकी कमीज के नीचे एक ब्रेटा पिस्टल और उसकी तकरीबन 100 गोलियां मौजूद थी। चौड़े चकले सरदार दराज ने एक नीम गर्म चादर ओढ़ रखी थी। इस चादर के नीचे लाइसेंस याफ्ता कलाशिनकोफ मौजूद थी। कुछ दीगर असला भी इसकी चादर तले मौजूद था। तकरीबन 1 घंटे का नहायत दुश्वार गुजार सफ़र तय करके वो लोग एक छोटी सी पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। ये सड़क आगे जाकर एक बड़ी सड़क से मिल गई। यहाँ पहुंचकर डिप्टी रियाज के मोबाइल फ़ोन ने काम करना शुरू कर दिया और जब फ़ोन ने काम करना शुरू किया तो इसे वक्फे वक्फे से कालें आना शुरू हो गई। यूँ लगता था कि पंजाब के सारे थानों को सलाह मशवरों के लिए जिस शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यही डिप्टी रियाज है। डिप्टी रियाज भी अपने मखसूस जारियाना व हाकमाना अंदाज में बोल रहा था। शानी की परवाह किए बगैर वो अपनी गुफ्तगू में गंदी गालियाँ भी बक रहा था। कभी किसी मुल्जिम की रिश्तेदार खवातीन से नाजेबा रिश्ते जोड़ता तो कभी अपने किसी मातहत की माँ बहन एक कर देता। उसकी बातों से उसकी बेपनाह शोला मिजाजी का अंदाजा भी होता था। लाहौर के किसी थानेदार को उसने हुक्म दिया, फलां बंदे को इतने छितर मारो कि उसकी पुश्त पर से खाल 2-2 इंच ऊपर जाए। बस उसे मरना नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ कर डालो। किसी मफरूर लड़के के बाप को उसने फ़ोन पर धमकी देते हुए कहा, देख प्रोफेसर, इंसान बन जा वरना तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकलवा दूंगा। कल शाम तक मुझे तेरे बेटे की गिरफ्तारी चाहिए, अगर नहीं तो फिर कल 9 बजे लेडी पुलिस पहुंच जाएगी तेरी बीवी और बेटी को थाने लाने के लिए। चंद मिनट बाद किसी सेक्रेटरी से रियाज हिटलर का मुकालमा हुआ। उस सेक्रेटरी ने चंद लड़कों की रिहाई के लिए रियाज से सिफारिश की। रियाज ने जिस बेपरवाही से सेक्रेटरी को इनकार किया और उसे लिताड़ा, इससे रियाज के पीछे मौजूद खुफिया हाथ की ताकत का अंदाजा शानी को हुआ। सफ़र के दौरान शानी और दराज वगैरह से भी डिप्टी रियाज की थोड़ी बहुत बातचीत होती रही। ताहम वो ज़्यादा वक्त अपने वायरलेस सेट और मोबाइल के साथ मसरूफ़ रहा। रास्ते में जहाँ किसी नाके या पुलिस पोस्ट पर पुलिस एहलकारों ने डिप्टी रियाज को पहचाना, इसे भरपूर अंदाज में ताज़ीम पेश की। मुख्तलिफ जगहों पर एड़ियाँ बजती रहीं और हाथ सैल्यूट के लिए उठते रहे। शानी का ख्याल था कि वो लोग पहले GT रोड पहुँचेंगे, वहाँ से गुजर खान के गिरदोनुमा तक जाएंगे और फिर टीलों में सफ़र करेंगे। लेकिन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बावजूद जब GT रोड नहीं आई तो शानी को अंदाज़ा हुआ कि वो कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देर बाद इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। ड्राइवर और डिप्टी रियाज के दरमियान जो बातचीत हुई इसमें चकवाल रोड का जिक्र आया। शानी की मालूमात के मुताबिक चकवाल रोड गोजर खान के आस पास ही से GT रोड में से फूटती थी।
रात 2 बजे के करीब जीप ने एक बार फिर पुख्ता सड़क छोड़ दी और नाहमवार रास्ते पर सफर शुरू कर दिया, लेकिन इस मरतबा इनके इर्द गिर्द दरख्त और मैदान नहीं थे। स्याबूतों जैसे ऊंचे नीचे टीले थे। मदम चांदनी टीलों को और भी पूरी इसरार बनाती थी। इन टीलों में दाखिल होते ही एक और पुलिस मोबाइल भी उनकी हम सफर हो गई। इस गाड़ी में कमोबेश 8 मुसल्लह एहलकार मौजूद थे। ये गाड़ी उनके पीछे आ रही थी। डिप्टी रियाज ने शानी को मुखातिब करते हुए कहा, यह बहुत शॉर्टकट हमने इस्तेमाल किया है। जीटी रोड की तरफ से जाते तो 2 घंटे और लग जाते। अंदाजन कितने बजे पहुंचेंगे? शानी ने पूछा। पहुंचने की बात तो अभी बहुत दूर की है, मेरा मतलब है कि गाड़ी का सफर कितना है? तकरीबन 1 घंटा। वो 1 घंटा बेहद कठिन था। जीप खतरनाक जावियों से दाएं बाएं झुकती थी और आगे पीछे भी। अपनी निशिस्त पर मौजूद रहने के लिए शानी ने बड़ी मजबूती से हैंडल पर गिरफ्त कायम रखी। जीप की रफ्तार भी खासी तेज नहीं थी। किसी वक्त तो शानी को लगता था कि सवारी से पैदल चलना बेहतर है। एक जगह पर उन्हें पहिया तब्दील करना पड़ा। एक मुकाम पर पीछे आने वाली गाड़ी एक खड्डे में फंस गई। यूं ही ने मुतवक्को वक्त से 1 घंटा ज्यादा लग गया। ये बिल्कुल सुनसान पहाड़ थे, कहीं रोशनी की किरण तक नजर नहीं आती थी। जब मदम चांदनी बदलियों की ओट में छुप जाती थी तो ये लैंडस्केप और भी हैबतनाक हो जाते थे। शानी सोच रही थी और अपने दिल में कह रही थी, रोशन बस्तियों से निकलकर ये तुमने कहाँ बसेरा किया है रुस्तम? मिलाकर जब दोनों गाड़ियां टीलों के दरमियान एक थोड़ी सी हमवार जगह पर रुकी तो सुबह सादिक की रोशनी मशरकी उफक से फूटना शुरू हो चुकी थी। मुखिया दराज, बिलावल और शानी जीप से बाहर आ गए। हवा सर्द थी। शानी को यहाँ और भी 7-8 जीपें और लोडर वगैरह नजर आए। यहाँ 2 खैमे लगे थे। 2-3 जगह लाउड स्पीकर भड़क रहा था और लोग उसके इर्द गिर्द बैठे थे। ये सब मुसल्ला थे। इनके कंधों पर राइफलें दूर ही से नजर आती थी। वो तीनों डिप्टी रियाज के अकब में चलते हुए एक बड़े खैमे की तरफ आ गए। शानी को अंदाजा हुआ कि ये खैमे पुलिस वालों के हैं। बावर्दी पुलिस एहलकारों ने पथरीली जमीन पर खटाक खटाक सैल्यूट मारकर डिप्टी रियाज का इस्तकबाल किया। डिप्टी रियाज ने शानी, मुखिया दराज और बिलावल से खैमे के अंदर चलने के लिए कहा। खुद वो दूसरे खैमे की तरफ चला गया। खैमे के अंदर कैरोसिन लैंप की मदम रोशनी थी। 3-4 बिस्तर बिछे हुए थे। पुलिस एहलकारों की वर्दियां और 2 राइफलें भी खैमे के अंदर आवेजा नजर आ रही थी। एक सब इंस्पेक्टर अनवार ने उनका इस्तकबाल किया। वो सादा कपड़ों में था। वो आम पुलिस वालों के बरक्स पढ़ा लिखा और कदरे शाइस्ता नजर आता था। चाय और बिस्किट वगैरह शायद पहले से तैयार पड़े हुए थे। ये सामान खुर्दो नोश उनके सामने रख दिया गया। सब इंस्पेक्टर अनवार जल्दी उनसे घुल मिल गया। अनवार समेत दीगर पुलिस एहलकार भी पुरतजस्सुस निगाहों से शानी को देखते रहे। गालबन वो इसको वाइफ से आगाह थे और गालबन ये भी जानते थे कि रुस्तम सियाल की रोदाद में इसका क्या किरदार है। शानी ने खैमे के अंदर आकर भी नीली चादर अपने चेहरे से हटाने की कोशिश नहीं की थी। इसने चाय का कप भी नकाब के नीचे ही से ऊँटों से लगाया। बिलावल अहमद ने सब इंस्पेक्टर से पूछा, यहाँ के गिर्द कौन लोग बैठे हैं? मेरे ख्याल में ये पुलिस वाले तो नहीं। अनवार ने बिलाल अहमद की तायद की। ये नारपुर के चौधरी और उनके कारिंदे वगैरह हैं। बड़े गुस्से में यहाँ पहुंचे हैं। आगे जाना चाहते थे, हमने बड़ी मुश्किल से रोका है। आगे कहाँ जाना चाहते थे? शानी ने पूछा। रुस्तम की तरफ। सियाने ठीक कहते हैं, जब जोश आता है तो होश रवाना हो जाता है। इन लोगों का ख्याल था कि पुलिस रुस्तम के पीछे जाने में सुस्ती कर रही है, इसलिए ये काम अपने जिम्मे लेना चाह रहे हैं। एक नशेबाज गाइड ने भी इनको बहकाया। उसका कहना था कि वो उन्हें रुस्तम के ठिकाने तक पहुंचा सकता है। मेरा ख्याल है अगर कल इनको रोका ना जाता तो इनमें से बहुत अब तक अल्लाह बेली हो चुके होते या सख्त मुसीबत में मुबतला होते। ये पहाड़ियाँ बिल्कुल भूल भुलैयों की तरह हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये वीराना, डाकू और मफरूरों का महफूज ठिकाना है। 150 बंदे तो यहाँ यूं गायब हो सकते हैं कि उनका निशान तक ना मिले। अब ये नारपुरी क्या कहते हैं? कहना क्या है, बस बैठे हुए हैं। कहते हैं जब तक बड़ा और छोटा चौधरी रिहा नहीं होते यहाँ ही डेरा डालेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। कल या परसों तक इनका राशन पानी खत्म हो जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे। कहीं किसी और तरफ से आगे जाने की कोशिश ना करें ये लोग, मुखिया दराज बोला। उम्मीद तो नहीं कि ऐसा होगा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। आगे जाने के 2-3 खास रास्ते हैं, वह हमने नजर रखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने बेवकूफ़ी की तो खुद ही पछताएंगे। अचानक कुछ फासले पर शोर सुनाई देने लगा। यकीनन ये वही लोग थे जो खुले आसमान तले 2-3 जगह आग भड़काकर बैठे हुए थे। अब ये बुलंद गुसीली आवाज में बोल रहे थे। फिर एक पुकारती हुई आवाज सुनाई थी, दराज कुत्ता। बहुत सी दीगर आवाजों ने इकट्ठा होकर कहा, हाय हाय। एक बार फिर आवाज गूंजी, दराज कुत्ता। दीगर आवाजों ने इसी अंदाज में खाए खाए कहा। मुखिया दराज बज़ाहिर इत्मीनान से बैठा रहा, लेकिन इसकी उकाबी आंखों में गहरी सुर्खी उतर आई और बोला, निकड़ी, मेरा ख्याल है कि इन शहीदों ने मुझे पहचान लिया है। अब खोतों जैसी आवाज निकाल निकाल कर अपनी औकात बता रहे हैं। इंस्पेक्टर अनवार जल्दी से उठते हुए बोला, आप परेशान ना हो, मैं भी इनकी बोलती बंद करवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, किसी से गुस्सा नहीं करना, आराम से समझाने की कोशिश करना।
शानी ने मुल्तजी लहजे में कहा। सब इंस्पेक्टर बाहर चला गया। बिलावल अहमद ने कहा, लगता है सिर्फ मुखिया को पहचाना है इन लोगों ने, वरना हमारी इज्जत अफजाई भी जरूर शुरू हो जाती। शानी ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। मुखिया दराज ने अपनी लाडली कलाशनकोफ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये खोता जो सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। चौधरियों का किराए का टट्टू है। इस टट्टू की तो ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर रोता रहेगा। शानी ने जरा कड़ी नजरों से इसे देखा तो वो जल्दी से बोला, अभी नहीं निकली, अभी नहीं, फिर किसी वक्त की बात कर रहा हूँ। अब तो वही होगा जो तू कहेगी। थोड़ी देर बाद आवाजें आना बंद हो गई। पुलिस वालों के ललकारे गूंजे और घुसीली आवाजें खैमों से दूर चली गईं। चाय और बिस्कुटों का नाश्ता उनके जिस्मों में थोड़ी सी तवानाई ले आया था। अभी अंधेरा छटा नहीं था कि वह लोग इस पड़ाव से आगे रवाना हो गए। देहाती तर्ज की एक डोली लाई गई। डोली के दरमियान में से एक लंबा बांस गुजरता था। 2 बड़ी चादरों के जरिए डोली को ढांपा गया था। डोली खेमे के दरवाजे के ऐन सामने रख दी गई। डिप्टी रियाज तमतमाए हुए चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ और शानी से मुखातिब होकर बोला, चल उठ जा भाई, तेरी सवारी आ गई है। लेकिन मैं पैदल जो कह रहा हूँ वो कर। रियाज ने तेजी से शानी की बात काट दी। रास्ते में किसी के कंधों पर चढ़ना पड़ेगा तो फिर शर्म आएगी तुझे। उसके नॉर्मल लहजे में भी तेज काट छुपी रहती थी। शानी डोली में बैठ गई। डोली में बैठने का ये इसका पहला तजर्बा था। इससे पहले वो 2 बांसों वाली डोलियां देखती थी जिसे 4 आदमी उठाते थे। ये एक बांस वाली थी, इसे 2 बंदों ने उठाना था। ताम ये दोनों बंदे गैर मामूली तौर पर खट्टे कट्टे और मजबूत थे। इन्होंने पोठवारी तर्ज की शलवारें और शलूके पहन रखे थे। डोली में ठंडे पानी के थर्मास और बिस्कुटों के 2 डब्बे पहले से रखे गए थे। 8-10 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। डिप्टी रियाज साथ नहीं जा रहा था और ये एक लिहाज से अच्छा था। डिप्टी रियाज की मौजूदगी इर्द गिर्द के खर नफ्स को सहमाए रखती थी। वो खुद बड़ी गलीज और शोला बार जबान बोलता था। ये जबान कम अज कम खवातीन के सुनने के लायक तो खारिज ना थी। ये जानकर के रियाज अब आगे नहीं जा रहा। शानी समेत यकीनन कई अफराद ने भी इत्मीनान की सांस ली। वक्त रुखसत डिप्टी रियाज हिटलर ने अपने मखसूस लबो लहजे में शानी को कुछ मजीद हिदायत दी और फिर रवाना हो गया। दोनों सेहतमंद पोठवारियों ने डोली उठाई तो शानी को अजीब झूलता हिलकोरे लेता हुआ एहसास हुआ। दुश्वार रास्तों पर इसका सनसनीखेज सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे दिन की रोशनी कुर्बो जवार को नुमायां करने लगी। शानी ने अपने इर्द गिर्द टीलों, काटियों और खाइयों के लामतनाई सिलसिले देखे। इसे कई जगह जंगली बेरी, पेलू और कबाड़ी के दरख्त नजर आए। पहाड़ियों में नजर आने वाली दराड़ें और कुएं तजस्सुस को उबारती थी और जहन में सवाल पैदा करती थी। वो बंदे बड़ी मशाकी से डोली को टेढ़ी बेड़ी राहों पर दरमियानी रफ्तार से उठाए चले जा रहे थे। 2 उठाने वाले और भी थे, वो सबसे आखिर में आ रहे थे। उन्हें पहलों के थकने के बाद ड्यूटी संभालनी थी। मुखिया दराज और बिलावल अहमद डोली के पैरों में चल रहे थे और कभी कभी शानी से बात भी कर लेते थे। सब इंस्पेक्टर अनवार और उसके मातहत सादा कपड़ों में इस काफिले के हमरा थे। उन लोगों के पास जदीद असला और वाकी टाकी मौजूद थे। प्रोग्राम के मुताबिक उन लोगों के एक खास हद तक पहुंचकर वापस आ जाना था। शानी का जहन ख्यालात के ताने बाने में उलझा था। रुस्तम से दोबारा मिलने का ख्याल एकदम इसकी धड़कनों को जीरो जबर कर देता था। वो पिछले चंद दिनों में सैकड़ों मरतबा सोच चुकी थी कि रुस्तम किस कैफियत और किस हाल में होगा, वो उससे किस तरह बात करेगा, उसका रवैया कैसा होगा, वो अपना मुदाक कैसे उस तक पहुंचाएगी, और अगर रुस्तम ने इनकार किया तो किस लहजे में, किन अल्फाज में इसरार करेगी और इसरार कर भी सकेगी या नहीं। इस अंदाज में सोचते हुए किसी वक्त अजीब सा खौफ भी इसके सीने में लहरें लेने लगता। अखबारात में जो खबरें आ रही थी और लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, उनसे यूं लगता था कि रुस्तम शदीद हिजानी कैफियत का शिकार हो चुका है। बोतम बस्ती छोड़ने के बाद एक जुनून की सी कैफियत ने उसे अपने हिसार में ले लिया है। वो बड़ी तेजी से तब्दील हुआ है और होता चला जा रहा है। बोतम बस्ती के करीब डैक नाले के करीब उसने जो खूनी वारदात की थी वो उसकी हिजानी बल्कि जुनूनी कैफियत की तरफ इशारा करती थी। इकट्ठे 4 अफराद के कत्ल ने हर तरफ तहलका मचा दिया था। ज्यादा सनसनीखेज बात यह थी कि उन 4 मकतूलों में से 3 पुलिस वाले थे। रुस्तम के बारे में सोचते सोचते शानी के ज़हन में तीनों मुगवियान यानी ताऊ शाम, उसके बेटे राजू और उनके नौकर का ख्याल आने लगा। पता नहीं वो किस साल में है, जिंदा भी हैं या नहीं। ताऊ शाम ने अपनी हवेली में जो कुछ शानी के साथ किया था वो आतिशी मेखों की तरह शानी के जहन में गड़ा हुआ था। उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया था, इसकी तौहीन की गई थी। बादशाह ताऊ शाम ने उसे एक ज़रख़ीरी नौकरानी की हैसियत से अपने बेटे के हवाले कर दिया था। बेटे को अल-इलान इस हकीकत से आगाह किया गया था कि ये नौकरानी इसके इस्तेमाल की चीज़ है, वो इस नौकरानी से जो चाहे सलूक कर सकता है। ताऊ शाम के बेटे का ख्याल आते ही इसकी शक्ल शानी की निगाहों में घूमने लगी और फिर वो अंधेरी रात भी इसकी निगाहों में घूम गई जब एक बंद कमरे में ताऊ का 9 उम्र बेटा उसे अनोखे रूप में नजर आया। उसके हाथ में पिस्तौल था और उसने बड़ी बेबाकी से शानी को बेलिबास होने का हुक्म दिया था।
शानी शदीद गजब के आलम में उस पर पल पड़ी और मार मार कर उसे बेहाल कर दिया था। और फिर शानी के इलम में ताऊ के बेटे की वो रोमानी कहानी आई जो अभी तक शानी के ज़हन में नक्श थी। ताऊ का नौमर बेटा राजू किसी से प्यार करता था और ये कोकम नामी वही लड़की थी जिसके महबूब को ढूंढने के लिए कोता का डोला दर बदर फिर रहा था। डोले का ख्याल आती उसकी शुबात और सारी हरकत सकनात भी शानी की निगाहों में घूम गई। शानी को अभी तक इल्म नहीं हो सका था कि डोला कहाँ और किस साल में है। राजू और डोले से शानी की आखिरी मुलाकात कई माह पहले ताऊ की मनहूस हवेली ही में हुई थी। राजू और कोकब के रूमानी मामला जानने के बाद शानी के दिल में ख्वाहिश जागी थी कि काश वो इन दोनों के लिए कुछ कर सके, लेकिन फिर अचानक ही हालात की अंधी उसे उड़ाकर कहीं से कहीं ले गई। अब वो एक बार फिर ताऊ शाम और राजू के करीब जा रही थी। उनके हालात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। डोली के पैरों में चलते हुए मुखिया तराज की आवाज आई। उसने शानी को मुखातिब करते हुए होले से कहा, मेरा ख्याल है निकड़ी कोई डेरा आ गया है, यहाँ तालाब भी है, बंदूकड़ियों वाले भी नजर आ रहे हैं। शानी ने डोली से पर्दा उठाकर बाहर झांका। ये जगह टीलों के दरमियान घिरी हुई थी। एक चट्टान इन टीलों में ज्यादा बुलंदी तक चली गई थी। सामने किसी गार के आसार भी दिखाई देते थे। बिलावल अहमद ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा, शायद इसी जगह को अगला डेरा कहा जाता है। तुम ठीक कहते हो, मुखिया दराज ने तायद की। आपा, हमने अगले डेरे की जो निशानियां सुनी हुई हैं वो यही हैं। कुछ देर बाद डोली पथरीली जमीन पर रख दी गई। ये 10-11 बजे का वक्त था। धूप जिस्म में चुभ रही थी। बिलावल अहमद ने डोली के दोनों तरफ के पर्दे उठाए। हवा की आमदोरफ्त से शानी को कदरे सुकून महसूस हुआ। इस इतराफ का जायजा लिया। इस मुकाम पर काफ़ी तादाद में बावर्दी पुलिस एहलकार मौजूद थे। 2 ऊंची जगह पर हैवी मशीन गन्नें भी रखी गई थी। इन गन्नों पर तरपाल डाल दी गई थी। घर के अंदर भी लोग मौजूद थे। शायद वहां खाना पकाया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर अनवार ने शानी के पास आकर कहा, आए जी, आप खूह के अंदर चलें, थोड़ी देर आराम कर लें और खाना शाना खा लें, फिर आपके सफ़र का अगला मरहला शुरू होगा। शानी बाहर निकल आई। बैठ बैठ के इसके पाँव सुन हो गए। वो गार में पहुंची। एक हिस्से में चादरें वगैरह तान कर इसे बाकी गार से अलहदा कर दिया गया था। यहाँ बाकायदा गद्दे बिछे हुए थे और तकिए वगैरह रखे हुए थे। यहाँ से और कितना सफ़र बाकी है? शानी ने सब इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया। तकरीबन 30 घंटे का सफ़र है और ये सफ़र आपको पैदल करना होगा। डोली भी 2-3 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। अब 2 तरीके हैं। एक तो आप खाना वगैरह खाकर यहाँ से रवाना हो जाएं और रास्ते में टोपा नामी जगह पर रात गुजार लें, या फिर रात यहीं रहें और सुबह अंधेरे निकल जाएं। रास्ता दिखाने के लिए कौन हमारे साथ होगा? शानी ने पूछा। अनवार ने काले बजंग की तरफ इशारा किया जिसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह थी। इसका नाम जाजी पा है। इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जाजी आपके साथ ना भी हो तो आपने आसानी से मंजिल पर पहुंचाना है। मैं समझी नहीं। रुस्तम, हसना और लाला वगैरह की CID बड़ी तेज है। हमें यकीन है कि इन टीलों में दाखिल होने से पहले वो जान गए हैं कि हम कितने हैं, कौन कौन है और किस मकसद के लिए आ रहे हैं। उन लोगों के मुखबर इलाके में मौजूद हैं और वायरलेस के जरिए उनसे राब्ता रखते हैं। इसके अलावा दस्ती पैगामात भी पहुंचाए जाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि रुस्तम निकड़ी के बारे में जान गया होगा? दराज ने पूछा। 100%। सब इंस्पेक्टर अनवार ने जवाब दिया। जब आप यहाँ से महफूज इलाके पर पहुंच जाएंगे तो लाला रुस्तम के साथ ही खुद आपको लेने पहुंच जाएंगे, और अगर आपके सामने ना भी आए तो आपके इर्द गिर्द जरूर मौजूद होंगे। फिर जब वो देखेंगे कि आपके सामने आने में किसी तरह का खतरा नहीं तो आंख मचोली खत्म कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ घूमते हुए किसी और आवारा गर्द या आवारा गर्दों से वास्ता पड़ गया तो फिर? शानी ने पूछा। ऐसा नहीं होगा, अनवार ने इत्मीनान से कहा। समझो कि इससे आगे लाला और रुस्तम वगैरह ही की अमलदारी है। ओहो, तू किसी तरह की फिक्र ना कर निकड़ी, आपा जो तेरे साथ है, कसम पैदा करने वाले की तुझे तत्ती हवा नहीं लगने देंगे। दराज अपनी चौड़ी छाती को खुद ही थपथपा कर बोला। उसकी आंखों में मोहब्बत अमेज खुलूस की मुतासर कुन चमक थी। मशवरे के बाद शानी ने फैसला किया कि ख्वाह मुखा वक्त ज़ाया ना किया जाए और खाना खाकर अभी रवाना हो जाए। खाने में ताज़ा रोटी, चावल, मारखोर का गोश्त शामिल थे। इसके अलावा पुलिस के खानसामा ने बिल्कुल छोटे साइज की मछलियां भी पकाई हुई थी। इन्हें पूंग कहा जाता था। शानी ने सब इंस्पेक्टर अनवार के इसरार के बावजूद बस चंद लुकमे खाए। खाने के दौरान में इसकी निगाह उस बुलंद चट्टान पर पड़ी जो पहले यहाँ ही दिखाई देती थी। यह अजीब वदे चट्टान एकदम निगाह को अपनी तरफ खींचती थी। सब इंस्पेक्टर अनवार ने शानी को चट्टान की तरफ मुतवज्जो देखा तो बोला, यह बड़ी खास चट्टान है। जिन दिनों इस डेरे पर डाकुओं का तसल्लुत था, एक जवान गोजरी ने यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी थी। डाकू इस चट्टान के साथ वाले टीले को मचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ से दूरबीन के जरिए दूर दूर तक नजर रखते थे। बाजों का यहाँ से फायरिंग भी की जाती थी। अब भी कोई चट्टान पर मौजूद तो है, बिलावल अहमद ने कहा। अब ये पुलिस का बंदा है, इर्द गिर्द नजर रखे हुए है। डाकू यहाँ से कब गए? शानी ने पूछा।
ये काफी अरसा पहले की बात है। तकरीबन 3 साल पहले तक वो यहाँ मौजूद थे। फिर 2-3 बार पुलिस यहाँ तक पहुंची और उससे उन लोगों की झड़प हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो ये डेरा छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन अब भी कभी कभार कोई टोली यहाँ वार्द हो जाती है। बल्कि चंद माह पहले जब रुस्तम भी फरार होकर यहाँ पहुंचा तो उसने एक दिन यहाँ गुजारा। सुना है कि यहाँ अपने एक साथी गोरा के साथ उसकी जोरदार लड़ाई भी हुई थी। रुस्तम के जिक्र ने शानी के जिस्म में करंट सा दौड़ा दिया। अनवार और बिलावल वगैरह बातें करते रहे। शानी चोर नजरों से इन दरो दीवार को देखती रही और सोचती रही कि रुस्तम अनगिनत मर्तबा यहाँ आ चुका होगा, बसेरा कर चुका होगा। उसके दिल की कैफियत अजीब थी। किसी वक्त वो खुद ही से उलझने लगती, सोचती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लाशऊरी तौर पर रुस्तम को देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है और इसलिए ये दूर दराज का सफर कर रही है। लेकिन फौरन दूसरा ख्याल उस पर गालिब आ जाता था, नहीं ऐसा नहीं है। वो कमजोर लम्हा गुजर चुका है जब वो अपनी जिंदगी को रुस्तम से मंसूब करने पर आमादा हो गई थी। वो एक जज्बाती लम्हे का नापायदार फैसला था। अब वो रुस्तम 2 मुख्तलिफ रास्तों के राही हैं। दिलों के मौसम अपनी जगह हैं और वो वहीं रहेंगे, लेकिन बाहर की रुत खत्मी जुदाई की रुत है। खाने के फौरन बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए। अभी से आगे का सफर उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर करना था। फ़कत जाजी उनके साथ था। फिर भी कुछ दूरी तक चंद पुलिस एहलकार इनके साथ रहे। तकरीबन 2 किलोमीटर तक आने के बाद मुसल्ला पुलिस एहलकार वापस चले गए। जाते जाते सामान के 2 थैले उन्होंने दराज और बिलावल अहमद को थमा दिए थे। इनमें खाने का सामान, पानी के 3 गैलन और गर्म चादरें वगैरह थी। इनके अलावा 3 टार्चें, फर्स्ट एड और मिट्टी के तेल की एक बोतल भी सामान का हिस्सा थी। अब दराज बिलावल दोनों राइफल से मुसल्ला थे। दराज के कमर बंद में एक छोटे से दस्ते की कुलाड़ी भी लगी हुई थी। जाजी के पास सरकंडे काटने वाला एक लंबा छुरा था जो दराज ने उसे दिया था। इसके अलावा चमकीले कोकों वाली एक नाहियत मजबूत लाठी भी इसके पास थी। इस लाठी के बालाई सिरे पर एक खमदार छुरी फिक्स की जा सकती थी। शाम से जरा पहले वो अगले डेरे से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर आ चुके थे। शानी का थकन से बुरा हाल था, लेकिन वो अपनी हरकतों सकना से इस थकन को जाहिर नहीं होने दे रही थी। जाजी सबसे आगे जा रहा था। वो अपनी लाठी को टेकता हुआ बढ़ रहा था। वो बेहद सख्त जान और किसी हद तक खामोश तबे शख्स था। गाए बगाए वो बाइये की तर्ज पर कुछ गाने भी लगता था। उसकी आवाज़ बारी लेकिन सुर में थी। अचानक जाजी की आवाज़ थम गई। वो खुद भी ठिठक कर रुक गया। उसके पीछे दराज, बिलावल और शानी भी रुक गए। वो अपने से सिर्फ 2-3 कदम के फासले पर बड़े ध्यान से किसी शय को देख रहा था। खाई से गुजरने वाली इस रास्ते पर थोड़ी बहुत धूल भी मौजूद थी। इस धूल में शानी को कुछ भी नजर नहीं आया, मगर जाजी के तासरात गवाह थे कि वो कुछ देख रहा है।